नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी और कृषि अनुसंधान का चोली दामन का साथ रहा है दशकों से। लेकिन कृषि अनुसंधान की बात जब रेडियो पर होती है तो हमारा ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम याद आता है, जहां पर किसान भाइयों के साथ जो विशेषज्ञ होते हैं ज्यादातर उनके बीच बातचीत होती है और वो उन्हीं के लिए होती है, किसानों के लिए। लेकिन जो लोग किसान नहीं है उन्हें भी तो उत्सुकताएं हो सकती हैं कृषि अनुसंधान के अलग अलग आयामों के बारे में जानने की। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए आज हमने आमंत्रित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल को आकाशवाणी के स्टूडियो में। और बात सिर्फ कृषि अनुसंधान के हवाले से नहीं, उनकी भी लंबी जीवन यात्रा का सार हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अग्रवाल आपका स्टूडियो में विधिवत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। शुरुआत करेंगे एक ऐसी उत्सुकता से। देखिए, कृषि अनुसंधान की बात आते ही एक आम आदमी के मन में ख्याल आता है मौसम का, मृदा का, फसलों का। उसमें ये सांख्यिकी जब जुड़ जाती है तो हमारे लिए ये समीकरण थोड़ा सा गूढ़ हो जाता है। तो इसका हल आप ही बताइए, आपकी सांख्यिकी कहाँ जुड़ रही है पूरे कृषि अनुसंधान में? जी देखिए, बिना सांख्यिकी के, बिना आंकड़ों के, बिना संख्या के किसी भी तथ्य को आपको किसी के सामने भी रखना है, किसी को भी समझाना है, ये पूर्ण नहीं होता है। जब आप तथ्यों के साथ बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे, एक अनुमान बताएंगे, जिसके लिए सांख्यिकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देती है। तो ये सांख्यिकी का किसी भी क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र देख लें, ये न सिर्फ कृषि बल्कि आप फिजिक्स देखें, केमिस्ट्री देखें, कोई भी सब्जेक्ट देखें, आपको आंकड़ों की जरूरत पड़ती है अपने तथ्यों को किसी को समझाने के लिए, अपने तथ्यों को एक प्रमाणित करने के लिए। तो सांख्यिकी का बहुत ही ज्यादा महत्व है सभी। तो आपका जो कार्य है, जिस काम में अभी हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स अब जुड़ गया है, तो उसके साथ अब जैसे प्लांट जेनेटिक्स हैं या बीजों की जो विशेष किस्में होती हैं उस पर काम है आपका, तो क्या उसके लिए आपको अलग से एक एक दिशा में जाना पड़ा था आपको, क्योंकि वो तो सांख्यिकी का हिस्सा नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर आप देखें तो सांख्यिकी और जो हमारा संगणक, जो कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस का, दोनों का बहुत गहरा संबंध रहा है। आप कंप्यूटर साइंस, जब तक आपके पास मैथमेटिक्स नहीं आता है आप नहीं सीख सकते हैं। तो हम लोगों के समय में जब हमने पढ़ा तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट था कि आपको कंप्यूटर सीखना ही सीखना है। अच्छा। तो जब हमने कंप्यूटर सीखा तो उस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्रामिंग सीखी, उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सीखा। तो जब मैंने ज्वाइन किया प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में, तो वहाँ ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन सब चीज़ों को हमें एक संकलित करना है, कंप्यूटराइज करना है, जिससे कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ज़्यादा हो, एनालिसिस बहुत ईजी हो, स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस बहुत ईजी हो। बिना आंकड़ों के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसमें हमने अपना जो ज्ञान था, जो हमारी पीएचडी थी, जो हमारी एमएससी थी, उसका योग पूरा प्रयोग में लाकर और हमने इस तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाए कि जिससे कि रिट्रीवल बहुत ईजी हो जाए, हमें पता लग जाए कि कौन सा काम कब कहाँ किसने किया है बटन दबाते ही। तो ये उससे हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी हो गई, एनालिसिस बहुत इजी हो गई हमारे लिए। तथ्यों को प्रकट करना किसी के सामने बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। तो सांख्यिकी की जब बात हो ही रही है तो उसका इस्तेमाल करके क्या हम, जिसको अंग्रेजी में एक्सट्रापोलेशन कहते हैं, या फिर क्या करने से आगे क्या होगा, वो भी क्या बिंदु जुड़ता है? क्यों सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं? जी। कुछ तो मतलब कोई बड़ा पर्पस भी तो होता होगा इसका। एक्सट्रापोलेशन आपने बहुत सही कहा। एक्सट्रापोलेशन, और हम कहें कि फोरकास्टिंग, या हम कहें कि आगे की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए हमें इन आंकड़ों से, इन सॉफ्टवेयर से, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत बड़ा एक बल मिला हमें। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जब मैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जहाँ पर जैव विविधता का सबसे बड़ा सेंटर है हमारे पूरे भारतवर्ष का, और विश्व का नंबर 2 सेंटर उसको बोलते हैं कलेक्शंस में, तो वहाँ ये नहीं मालूम हो पाता था हमारे फिजिकल रिकॉर्ड से कि हमें कब किस वैज्ञानिक ने कौन सा जैव विविधता किस एरिया से कलेक्ट किया है। अच्छा। और उसके उस जैव विविधता के क्या गुण हैं। आपने जैसे गेहूं कहीं से कलेक्ट किया, 80,000 तरह का गेहूं की प्रजातियां वहां पर आपकी संकलित हैं। 1 लाख से ज्यादा आपके पास चावल की जो जैव विविधता है वो वहां पर संकलित है। टोटल 5 लाख के आसपास है। तो जब आपको ये नहीं पता होगा कौन सी चीज कहाँ से कलेक्ट की है, तो आगे आपको किसी को भेजना है तो उसको कहाँ भेजेंगे आप? आपको ये नहीं पता कहाँ जाना है। तो इनसे हमें ये बहुत बल मिला, और आगे की जो प्लानिंग थी, एक्सट्रापोलेशन था, उसमें बहुत मदद मिली। और उसके बाद एक प्लान्ड तरीके से हम लोग ये जान पाए कि किस तरह से कहाँ क्या प्लानिंग करनी है। दूसरा, इसका एक उदाहरण और भी है कि वो सारा का सारा मटेरियल
जो जैव विविधता होती है, वो जो इकट्ठा किया है लोगों ने, वो प्रयोग में आता है जब आप नई प्रजातियां बनाते हैं। उसमें जैसे कि आपको किसी बीमारी से लड़ने का एक जीन्स चाहिए, तो आपको वो जीन्स निकालने के लिए, पता करने के लिए कि किस जैव विविधता में या किस जनन द्रव्य में वो चीज उपलब्ध है, उसके लिए जब तक आपके पास सारा रिकॉर्ड नहीं होगा कंप्यूटराइज, आप उसको बहुत समय लगेगा आपको निकालने में। इससे लोगों को बहुत मदद हुई नई प्रजातियां बनाने में, और वो भी एक एक्सट्रापोलेशन की तरह काम हो गया कि ये हमारे पास है और ये नहीं है, ये गैप है, तो इसको कैसे हम पूरा करें इन सब चीजों से। डॉक्टर अग्रवाल, आपको कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं, आप कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हैं, मसलन FAO वगैरह वगैरह, आएंगे उस पे। लेकिन यहाँ तक पहुंचे हैं तो जो शुरुआत हुई आपकी वो कैसे हुई? मतलब कृषि के क्षेत्र में आना, क्षेत्र तो बहुत से रहे होंगे आपके सामने भी, तो आपने कैसे चुनाव किया कृषि क्षेत्र का? कौन प्रेरणा रहे, और क्या कृषक परिवार से थे? ये जानना चाहेंगे हम लोग। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव को बिलोंग करता हूं, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, और उस गांव में रहकर ही मैंने ग्रेजुएशन किया, और वहां से हम साइकिल से करीब 25-30 किलोमीटर जाते थे। तो कृषि से तो हमारा बचपन पूरा जुड़ा हुआ रहा है। अच्छा। और मेरा परिवार हालांकि कृषि में नहीं था, लेकिन हम क्योंकि गांव में रहते थे तो हम कृषि से पूरा पूरा जुड़े रहे। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स में, तब एक रुचि हुई कि हम इसका जो अप्लाइड फील्ड है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हम आगे देखें कि किस तरह से अनुसंधान कर सकते हैं, किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो जब मैंने दोस्तों से बात की, अपने एक हमारे अध्यापक थे डॉक्टर रोशन लाल जी, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि इसका एक इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI, जो कि पूसा में आता है। तो वहां पर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा आपको एक ज्ञान मिलेगा और बहुत अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं अपना। वहां से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। और वहां बहुत अच्छे मेरे अध्यापक मिले। तो वहां मास्टर्स किया आपने? वहां से मास्टर्स और वहां से मैंने डॉक्टरेट दोनों किया। अच्छा, तो डॉक्टरेट में क्या विषय था? डॉक्टरेट में भी स्टैटिस्टिक्स ही सब्जेक्ट रहा मेरा, और ये एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रहा। तो आधा कृषि पढ़ना पड़ता है, आधा आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अच्छा। उससे मेरा जुड़ाव कृषि से हुआ। और उसके बाद तो मुझे ये असाइनमेंट्स मिलते रहे कि मैं FAO में भी कंसल्टेंट की तरह काम किया मैंने। मैं प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी मैंने 8 साल काम किया। वर्ल्ड बैंक के 2 प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किए। और वर्तमान में भी मैं एक वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1200 करोड़ का करीब है, कृषि शिक्षा से संबंधित, उसको पिछले 5 वर्ष से मैं अभी उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। तो ये एक जर्नी मेरी रही। लेकिन अधिकतर काम मैंने 20 साल करीब प्रोडक्शन ऑफ, मैंने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में किया, जहाँ जनन द्रव्यों को किस तरह से संकलित किया जाए, किस तरह से उनका डेटाबेस बनाया जाए, किस तरह से उनकी एनालिसिस की जाए, किस तरह से उनके आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं, इस पर मैंने बहुत काम किया है। डॉक्टर अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें अगर, देखिए अन्न तो हर किसी की जरूरत है, वो किसी सीमा का मोहताज नहीं है। और जाहिर सी बात है कि भारत का अनेकों देशों के साथ आपस में आदान प्रदान होता रहा होगा। तो ये जानने की उत्सुकता होती है कि दुनिया हमसे क्या सीख सकती है, हमारी जो यात्रा रही है अनुसंधान की, और हम दुनिया से क्या सीख सकते हैं कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में। मोटा मोटा मतलब एक सार सा स्वरूप बताइए हमें। देखिए, आपस में जानना जो है ये हमेशा एक हर एक की लालसा रहती है। और जहाँ तक कृषि का मामला है तो भारत से अगर पारंपरिक कृषि किसी को सीखनी है पूरे विदेशों में या कहीं भी पूरे संसार में, तो उसके लिए भारतवर्ष से अच्छा कोई और देश नहीं है। और अगर आपको तकनीकी सीखनी है तो इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम सबसे अच्छे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को इजराइल से मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखने को जो एडवांस कंट्रीज हैं उनसे मिलता है। हालांकि उनके पास उतनी जैव विविधता नहीं है, इतनी अच्छे संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह आपको फ्लावर्स में देखना है तो नीदरलैंड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किस तरह से पैकेजिंग करते हैं, किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, ब्लॉकचेन किस तरह से यूज करते हैं, IT का किस तरह से यूज करते हैं। तो ये आदान प्रदान जो एक दूसरे से कर सकते हैं, तकनीकी का, पारंपरिक कृषि का, बहुत सारी चीजें जो है। लेकिन अगर आप हमारी जो पद्धति है जिसपे हम बात करते हैं, हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है, इसके लिए दुनिया हमारा लोहा मानता है कि भारतवर्ष कैसे सीमित संसाधनों में इतना अच्छा काम कर रहा है, कैसे कम से कम रसायनों का प्रयोग करके और अच्छी उपजाऊ शक्ति बना रहे हैं, और किस तरह से ज्यादा पैदावार लेते हैं लोग जो हैं। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने को हमें एक दूसरे से मिलती हैं, और इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए। डॉक्टर अग्रवाल, अभी अभी आपने मेरी रुचि के विषय को छुआ। आपने एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा, एक तरफ नेचुरल फार्मिंग भी कहा। अब ये समझना एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या दोनों में काफी अंतर है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में? जी हाँ, मैं तो कहूँगा कि काफी फर्क है। और इस फर्क को अगर आपको समझना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप देखेंगे तो उसमें आप इम्प्रूव्ड वेराइटीज भी लगा सकते हैं,
उसमें आप बहुत सारे जो गोबर की खाद है, दूसरी चीजें कर सकते हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में मोस्टली हम नेचर के साथ रहते हैं और उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उन पर हमारा ज्यादा बल होता है कि किस तरह से हम जमीन में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाएं, जो जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, उनकी संख्या बढ़ाएं, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी बढ़े। और क्या केचुए भी शामिल है उसमें? जी हाँ, केंचुओं की संख्या ही हमें बढ़ानी है उसमें जो है। हाँ। तो उसके लिए जो ये जीवामृत, घनामृत जो बनाते हैं, बहुत सारी चीजों को मिलाकर, गोबर, मूत्र और जो बेसन और बहुत सारी चीजें मिला के जो बनाते हैं, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते हैं, तो जो नेचुरल चीज हैं जिससे कि कोई साइड इफेक्ट आपका किसी चीज पर ना हो, तो ये इनमें फर्क है। और इसके लिए मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने एक नया कोर्स शुरू भी किया है इसके ऊपर, बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग। अच्छा, इसी साल से हमने इंट्रोड्यूस किया है सभी विश्वविद्यालय में, और उसमें बच्चे भी काफी रुचि दिखा रहे हैं और देखते हैं आगे जाके किस तरह से इसमें हम लोगों को सफलता मिलती है। आपने शिक्षा, मतलब कृषि के क्षेत्र में शिक्षा पर आपने अभी अभी मतलब उल्लेख किया उसका। आप इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े भी हैं, शिक्षा संस्थाओं से, तो मैं उस पे ये पूछना चाहूंगा मैं कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग इस समय, हमारा स्तर क्या है, और जिस तरह के विद्यार्थी आ रहे हैं इस तरफ कृषि क्षेत्र में, क्योंकि स्टार्टअप्स का भी काफी वो है, तो पिछले कुछ सालों में क्या कोई फर्क ऐसा लग रहा है कि मतलब ज्यादा अच्छे विद्यार्थी इस तरफ आने लगे हैं? जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा है और इस पर हमारा बहुत बल रहा है। पिछले 4 साल से हमने बहुत बल दिया इस पर। इसमें मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा, और इसमें पहला आंकड़ा तो ये है कि क्योंकि एग्रीकल्चर एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स सारी यूनिवर्सिटीज को ओन करती हैं, लेकिन आईसीआर की हर यूनिवर्सिटी में करीब 20% सीट रिजर्व रहती हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, और 30% एमएससी और पीएचडी लेवल पर रहती हैं। उन करीब करीब हमारी 8000 सीट्स के लिए पिछले वर्ष हमारे पास करीब 80-85 हजार एप्लीकेशन आई। एक ही साल में हमारे इन प्रयासों से इस बार 5 लाख से ज्यादा आवेदन आए। हमारा करीब 7 गुना ज्यादा इंक्रीज हुआ बच्चों में रुचि इधर एग्रीकल्चर एजुकेशन में आने के लिए। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि करीब 8 साल पहले हमारे पास 23% गर्ल्स होती थी एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए। आज 49.3% गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि महिलाएं हमें खेतों से भी कृषि के उत्पाद देती हैं, घरों में भी खाना हमें महिलाएं देती हैं। एजुकेशन में अगर महिलाएं आती हैं तो वो आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकती हैं। एक महिला को शिक्षित करने का मतलब है पूरे परिवार को शिक्षित करना। ये एक रुचि हमने महिलाओं में जो देखी, गर्ल्स स्टूडेंट्स में देखी, और यूनिवर्सिटीज में जो अवार्ड्स मिलते हैं उसमें हमने देखा है 90% अवार्ड्स में गर्ल्स स्टूडेंट्स को मिल रहा है। हर यूनिवर्सिटी में जब भी मैं कन्वोकेशन में जाता हूँ तो देखते हैं कि वहाँ 90% जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स अवार्ड्स ले रही हैं और 10% सब लड़के रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी रुचि हमें देखने को मिली। डॉक्टर अग्रवाल, घड़ी की सुई बहुत ही अपना क्रूरतम रूप दिखा रही है। बहुत अच्छी बात पे हमने बात समाप्त की है, मतलब बालिका शिक्षा भी उसमें कृषि अनुसंधान के साथ जुड़ गई। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन फिर कभी सही समय सीमा की वजह से हमें यहाँ विराम देना पड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे श्रोताओं के लिए निकाला और स्टूडियो में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।